हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने सैम्पलिंग की रखी थी उसमें मैंने मेथड्स डिस्कस किए थे सैम्पलिंग के। आई होप आपको वो समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे, वो करेंगे सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, एग्जैक्टली सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले तो ऑडिटर कोई भी तरह का ऑडिट करने जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क उठाता है बेचारा। समझना मेरी बात। तो उसका कंक्लूजन किस पे बेस होता है? सैंपल में भी, सैंपल पे। और जो भी उसका कंक्लूजन सैंपल पे बेस करता है वो डिफरेंट होता है उस कंक्लूजन से, अगर एंटायर पॉपुलेशन जो है वो सेम ऑडिट प्रोसीजर पर डिपेंडेंट क्यों ना हो। यानी कि ऑडिटर एक तरह से रिस्क उठाता है सैम्पलिंग, क्योंकि 100% चेकिंग तो होती नहीं है। अगर वो ट्रेडिशनल चेकिंग करेगा उसमें रिस्क अलग होगा, तब भी उसमें रिस्क होगा, इनहेरेंट रिस्क उसमें भी होगा। अगर वो सैम्पलिंग करेगा तो उसमें भी रिस्क होगा। रिस्क हमेशा एग्जिस्टेंस में होगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग जब ऑडिटर यूज़ करेगा तो उसमें रिस्क होगा ही होगा। तो इसमें ना दो तरह के कंक्लूजन्स गलत निकल सकते हैं सैम्पलिंग रिस्क से। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये रिस्क निकल के आएगा कि कंट्रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और एक्चुअल में है भी नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल में ये रिस्क निकल के आएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं, डिस्क्रिपेंसी मेजर या सिग्निफिकेंट एरर है ही नहीं, जबकि वो है। तो ऑडिटर किस चीज़ से कंसर्न है? किस चीज़ से कंसर्न है? एरोनियस कंक्लूजन से ऑडिटर का मतलब है, क्योंकि उससे ऑडिट की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चीज़ें बिगड़ती हैं और उससे ऑडिट ओपिनियन गलत आता है। फेयर व्यू ऑडिटर नहीं दे पाता है। क्यों? वो ये सोचता है कि भाई कंट्रोल तो भाई बढ़िया चल रहे हैं, यहाँ पे हमने तो बहुत अच्छे से टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई किए हैं, कंट्रोल मस्त है एकदम। ठीक है, और एक्चुअल में कंट्रोल होते ही गड़बड़ है। ठीक है, एकदम बेकार होते हैं। यह ऑडिटर को मैनेजमेंट समझाता है, साहब कोई भी दिक्कत नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ आपको 1% की भी गलती नहीं मिलेगी। ऑडिटर सैम्पलिंग लगाता है, 25% चेकिंग करता है, कहता है हाँ सब सही है, मैनेजमेंट सही कह रहा है। मैनेजमेंट भी काजू की प्लेट लगाता है उसके आगे, ड्राई फ्रूट्स की प्लेट लगाता है, और ऑडिटर खुशी खुशी खा के वहाँ से ऑडिट करके चला जाता है, जबकि एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है। सेकेंड तरह का रिस्क क्या हो सकता है? ये सोच कि कंट्रोल्स बेकार हैं, इनफेक्टिव हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सही से नहीं चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये सोच रखना टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में। टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में क्या सोच रखना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि वो नहीं होती है। तो इससे भी ऑडिट एफिशिएंसी ख़राब होगी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कंट्रोल है ही नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे कम ध्यान दे रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि टेस्ट ऑफ जो भी कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम रिलाई कम कर रहे हैं। और टेस्ट ऑफ डिटेल में ये सोच रहे हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट एरर्स हैं, जबकि वो है ही नहीं। तो इससे भी ऑडिटर का क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, गलत ओपिनियन देगा ऑडिटर, जाहिर सी बात है गलत ओपिनियन देगा। ठीक है, तो दो तरह के रिस्क इसमें आते हैं, सैम्पलिंग के रिस्क में दो तरह के आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ डिटेल में। या तो आपको लगता है टेस्ट ऑन कंट्रोल है और होता नहीं है, या फिर लगता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है और एक्चुअल में होता है। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में ये लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि होती नहीं है, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और जबकि होती है। तो इन दोनों चीज़ों से ऑडिट का ओपिनियन गलत होता है। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान है
कि सैम्पलिंग में रिस्क होते हैं। सैम्पलिंग कभी भी 100% आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे सकती है, लेकिन तब भी रिस्क होने के बाद भी आपको ऑडिट ऐसे करना है कि एफिशिएंसी आए, आपका ओपिनियन सही निकले और आप फेयर व्यू दे पाएँ। ठीक है। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क ये होता है कि ऑडिटर ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचता है बिना किसी रीज़न के जो कि सैम्पलिंग रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे मान लो एविडेंस को हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया, सही से समझ नहीं पाए, या मिस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए, डेविएशन को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो उसमें हम गलत ओपिनियन उसमें भी देते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो हम गलत इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर गए, हमें सोर्सेज से गलत इन्फॉर्मेशन मिली, या फिर क्या हुआ, ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे अप्लाई कर दिए जो कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, तो उससे नॉन सैम्पलिंग रिस्क का डर रहता है। ठीक है, तो उससे भी हम ओपिनियन क्या होगा, गलत दे पाएंगे, गलत ही दे पाएंगे ना फिर तो ओपिनियन। अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने हैं इसमें? भाई देखिए, जो प्रोसीजर जुड़ा हुआ है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन से, वही तो हम अप्लाई करेंगे ना। जो पर्पस से जुड़ा हुआ है प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे। अगर वो सिलेक्टेड आइटम से जुड़ा हुआ नहीं है तो ऑडिटर दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करेगा जो कि आइटम से या किसी यूनिट से जुड़ा हुआ हो। और अगर ऑडिटर तब भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स नहीं कर पा रहा है, तो उसमें वो ये मानेगा कि ये आइटम, पर्टिकुलर आइटम डेविएशन है, एक तरह का डिफरेंस है, वेरिएशन है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, या फिर मिस स्टेटमेंट है टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। ऑडिट प्रोसीजर्स पे मैंने क्लास पे कल, लास्ट क्लास में कल डिस्कशन किया भी था, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल इसमें एक पॉइंट मेंशन्ड है कि जब ज़रूरी होता है प्रोसीजर परफॉर्म करना किसी रिप्लेसमेंट आइटम पे, ठीक है, तो उसे हम सिलेक्ट करते हैं वाइल टेस्टिंग फॉर एविडेंस। जैसे मान लीजिए कैंसल्ड चेक है, तो उस पर हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो हम उसमें किस तरह का एविडेंस ढूंढते हैं कि भाई पेमेंट कैसे हुआ है या किसने ऑथराइज किया है, चेक से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर ऑडिटर उसमें सेटिस्फाइड है कि चेक प्रॉपरली कैंसल्ड है, दैट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन, ठीक है, तो एन अप्रोप्रिएटली चूजन रिप्लेसमेंट इज एग्जामिन्ड। एक तरह से देखो लिखा क्या है इसमें, लिखा ये है कि जब प्रोसीजर परफॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे एक एग्जांपल कोटेड है कैंसिल चेक का, कि कैंसिल चेक सिलेक्ट हुआ कि भाई हमें चेक करना है कि पेमेंट ऑथराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें अगर ऑडिटर समझ जा रहा है कि हाँ चेक प्रॉपरली कैंसिल हो रही है, तो फिर उसे ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ये चीज़ क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ की कि प्रॉपरली चेक अगर कैंसिल हो रहा है यानी कि हमने जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस, रिप्लेस्ड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो सही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वुड देन मीन अ प्रॉपर एंड वैलिड चेक थ्रू विच पेमेंट हैज़ बीन मेड। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब ये एक बार हमने कैंसिल चेक का चेकिंग की, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और हमने वैलिड चेक को देख लिया, उससे हमें समझ आ गया कि पेमेंट ऑथराइजेशन सही है, प्रोसीजर सही फॉलो हुआ है। या हमने पेमेंट ऑथराइजेशन देख ली तो उससे हम समझ गए कि वैलिड चेक काटा गया है, कंपनी ने वैलिड चेक काटा है। फिर जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए उस पर्टिकुलर आइटम का डॉक्यूमेंट खो गया, सेल्स का कोई डॉक्यूमेंट था वो खो गया, सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड था, इनवॉइस थी, वो खो गई, और कंफर्मेशन अब उस केस में हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे डेटर से, ऐसे 505 फॉलो करेंगे। कैश सेल है तो कैश बुक्स को वेरीफाई करेंगे,
ठीक है, इसमें हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर देखा। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हमने सब्सीक्वेंट कैश रिसीट्स देखी, उनके सोर्स देखे, आइटम्स देखे। ठीक है, उन केस में जब उन्हें सेटल होना था और रिप्लाई हमें रिसीव नहीं हुआ है, डेटर से कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो उसमें हमने क्या चेक किया, कैश रिसीट्स बाद की देखी। और क्या एग्जांपल हो सकता है रिप्लेसमेंट का, सेल्स जैसे रिकॉर्ड हो रही हैं बारकोड स्कैनर से। ठीक है, और कभी क्या हुआ, गलती से मैनुअल बिलिंग सिलेक्ट हो गई, तो इनको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। एक बार मैनुअल बिलिंग की करेक्टनेस चेक करने के बाद, भाई मैनुअल बिलिंग सिलेक्ट हो गई, वो चेक करो सही से उसमें एंट्री हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मैनुअल बिलिंग हम चेक कर लेंगे। मैनुअल बिलिंग चेक करने के बाद कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्टिंग अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे। बारकोड स्कैनर की जगह अगर मैनुअल बिलिंग सिलेक्ट हो रही है तो मैनुअल बिलिंग के सिलेक्ट होने के भी हम देखेंगे उसकी सपोर्टिंग क्या है, सही से एंट्री हो रही है कि नहीं। और अगर उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स किए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस, ठीक है, एंड प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स, थोड़ा टेक्निकल है, टाइम टेकिंग है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड यस, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो, या फिर डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पे बाय द नेम सी ए ज्योति ट्यूटोरियल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।